गुड मॉर्निंग क्लास। यार इतना ठंडा वाला गुड मॉर्निंग क्यों करते हो तुम लोग? देखो, टेक्स्ट पढ़ने के बाद लॉ पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा जोश की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और ये रोज़ पड़ेगी, बराबर? तो गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, तो हमारा आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और ये स्टार्ट करें उससे पहले 5 मिनट में अपने को एक पुराना रिवीजन लेना पड़ेगा, है ना। देखना पड़ेगा कुछ कुछ पॉइंट्स कि आप लोगों को अपने पिछले वाले कोर्स से कितना कुछ याद है, बराबर? तो सबसे पहले तो मुझे बता दो, अगर मैं कहूँ एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ, ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट? वैलिड वाला कॉन्ट्रैक्ट, बराबर वैलिड होता है। अच्छा, अगर मैं ये आपको बोलूँ एन एग्रीमेंट या ऐसा कुछ भी जो किसी एक पार्टी की डिजायर पर इन्फोर्सिबल है और एक पार्टी की डिजायर पे नहीं है, वो कौन सा है? वॉइडेबल, बराबर। एक पार्टी का डिजायर पे है और एक पे नहीं है। अच्छा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, याद आया? अनइन्फोर्सिबल, बराबर से ध्यान में है, बराबर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो लॉ से इन्फोर्सिबल ही नहीं है, वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल हो, यानी जो स्टार्टिंग में तो इन्फोर्सिबल था, बाद में जाकर के इन्फोर्सिबल नहीं रहा, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, सिंपल है। फिर मुझे ये बता दो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के लिए अपने को कम से कम कितना पार्टीज चाहिए? 2 पार्टीज, बराबर। दोनों के सिंपल नाम भी बता दो मुझे। ऑफरर एंड ऑफरी, ध्यान में है, 2 पार्टी चाहिए। अच्छा, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए? सोशल वाला, डोमेस्टिक वाला, कमर्शियल लीगल वाला? कमर्शियल एंड लीगल। अच्छा, ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को क्या देती हैं? कंसिडरेशन, बराबर। इस बार मेरे ख्याल से क्वेश्चन भी था आप लोगों का कंसिडरेशन के ऊपर पेपर के अंदर, है ना। तो कंसिडरेशन क्या होता है? एक वर्ड था अपने पास, समथिंग इन रिटर्न, बराबर, याद है सबको? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न में मतलब कुछ बदले में कुछ, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ चाहिए। अब मेरे इस टॉपिक का जो बेस है मैं उस पर आ रहा हूं, फिर ये टॉपिक स्टार्ट करवाता हूं। हमने जब पढ़ा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए हमको कंसिडरेशन चाहिए, है ना, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस थे, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां कंसिडरेशन की जरूरत हमको नहीं है, बराबर। हमारे बीच में जो हिंदी मीडियम वाले बैठे हैं, तो आप लोगों को इसके हिंदी नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे मंडे को, बराबर, इन्हीं टॉपिक्स के। बट कोशिश करिएगा, कल शायद बयानी सर ने भी बोला होगा आपको जरूर कि अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो बेस्ट है, ठीक है। तो आपने इसको प्रतिफल के नाम से सुना हुआ है, फाउंडेशन के अंदर आपने पढ़ा हुआ है प्रतिफल के नाम से, उसी को हम बोलते हैं कंसिडरेशन, बराबर। अब मुझे वो पॉइंट्स बता दो जहां पे कंसिडरेशन की जरूरत हमको नहीं है। हाँ, ये पॉइंट तो आप भूल ही नहीं सकते हो, है ना। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ध्यान में आ गया, बराबर। सेकंड वाला कौन सा था अपना? वो पास्ट वाला कंसिडरेशन, ऐसा कुछ, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, बराबर। थर्ड वाला वो टाइम बार डेप्ट वाला पॉइंट, हिंदी वालों काल बाधित ऋण बोलते हैं इसको, 3 साल में जिसमें आपका लोन टाइम बार हो जाता है ना। फिर फोर्थ वाला क्या क्या? गिफ्ट। फिर एक था चैरिटी, फिर एक और था एजेंसी, एक और था, बस इधर पे लेके आना था आपको। बढ़िया, आप लोगों को याद है, कैसे पढ़ाया, किस जिससे भी पढ़ाया आपको, बराबर। तो सवाल ये कि अभी अपने पास में आज का जो टॉपिक है, इसीलिए इस टॉपिक तक आपको लाया क्योंकि ये बेलमेंट वर्ड हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, और एक जगह नहीं 2-3 बार पढ़ा हुआ है। इवन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी हमने इस वर्ड को पढ़ा, बेलमेंट, है ना। वहां हमने क्या पढ़ा वो भी याद दिलाता हूं आपको, फिर इस टॉपिक पे आ रहा हूं। जिस वक्त हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो एक डिफरेंस का टेबल आपको दिया हुआ है आप लोगों के नोट्स और बुक्स में, है ना, जिसमें है सेल वर्सेस बेलमेंट, याद आया? अब सेल वर्सेस बेलमेंट में वहां जो 3 डिफरेंसेस मुझे याद है, थोड़े 3 डिफरेंसेस थे। उसमें एक था, सेल में हम ट्रांसफर करते हैं ओनरशिप का, बेलमेंट में ओनली पोजीशन, कब्जा किसी और को दे दे, ओनरशिप हमारे पास रहती है। ये एक पॉइंट आपका उस वक्त में था, सारे फाउंडेशन के पॉइंट, कुछ नहीं पढ़ा रहा अभी। सेकंड नंबर,
सेल में आपका देने का पर्पस रिटर्न में वापस लेना नहीं होता है, जबकि बिलमेंट अपन देते ही इसलिए है कि गुड्स हमारे पास में वापस आएंगे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट जो मेरी आज की क्लास का बेस भी है, कंसीडरेशन। सेल में ऑलवेज देयर इज सम कंसीडरेशन, है ना। लेकिन अगर बात करूं बिलमेंट की, तो इसमें कंसीडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक दूसरे को कुछ दे भी सकते हो और फोकट में भी हो सकता है। ये अपना कंसेप्ट था बिलमेंट का, बराबर, सिंपल। चलिए जी, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया काम कि इस बार चूंकि फाउंडेशन में मैंने आप लोगों को देखा तब पता लगा, आप लोगों को पढ़ाया तब पता लगा कि कई लोगों का सेक्शंस के अंदर भी काफी इंटरेस्ट था, है ना। कि सर सेक्शन वाइज मैंने काफी लिस्ट भी प्रोवाइड की थी आपको, उसमें कॉन्ट्रैक्ट की वगैरह। तो हमने इस बार क्या किया, ये बुक नहीं तो अभी तक आ जाती आपके पास में, अमेंडमेंट्स भी थे और बुक को मैंने पूरा मॉडिफाई कर दिया, और यहां हमने प्रॉपरली हर चीज को सेक्शन वाइज अब सेट कर दिया। सेट तो सारा था, लेकिन अब अपने सेक्शन वाइज इसको और सेट कर दिया। तो 148 से लगा करके 181 तक के जो सेक्शंस रहेंगे वो सारे के सारे किसके लिए हैं, बिलमेंट। तो आप लोगों को जो बुक मिलेगी मेरी, उसमें मैंने सेक्शन का पूरा लिस्ट इस बार देके रखा है, अंदर ही, बुक के अंदर ही है ना। कंपनीज एक्ट का भी है, एनआईए का भी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, हर चैप्टर वाइज जो जो सेक्शंस आप लोगों की पूरी लिस्ट है। तो जिन लोगों को भी सेक्शन में इंटरेस्ट हो गया, नहीं सर अपने को और वैसे भी पढ़ना सेक्शन वाइज चाहिए भी, क्योंकि यहाँ तो चलो फिर भी है सीए फाइनल स्टडी जब भी आप लोग करोगे तो थोड़ा सा उल्टा दिखेगा। अभी आपको दिख रहा है बिलमेंट सेक्शन 148, वहां हमारी बुक्स में क्या होता है, सेक्शन 148 बिलमेंट, ऐसे चलता है ना। अभी तक तो हमने फिर भी क्या किया कि जैसे आपको समझ में आए वैसे हमने सेक्शन ऊपर नीचे भी किए होंगे कई जगह पे। तो ये टॉपिक पहले है तो इसको पहले ले लो, ये टॉपिक बाद में है तो बाद में ले लो, लेकिन उधर जाकर के आपकी हर चीज क्या होगी, सेक्शन वाइज। तो अपने को अभी से आदत डाल लेना चाहिए। हालांकि टेक्स्ट में भी बहुत सेक्शंस देखने को मिलेंगे आपको, है ना, इधर भी बहुत देखने को मिलेंगे। तो सर बैलेंस कैसे करना है, कुछ तो करना पड़ेगा अपने को, तभी बैलेंस बढ़ेगा दोनों में। तो बिलमेंट का डेफिनेशन मैं वहां से शुरू करता हूं। देखो क्या लिखा है, वहां लिखा है बिलमेंट इज एन एक्ट वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। सिंपल। हाउ मेनी पार्टीज आर देयर, सबको समझ में आ रहा है कितनी पार्टीज आपको लग रही हैं, दो, है ना। बिलमेंट इज एन एक्ट जहां पे गुड्स, पहली इंपॉर्टेंट चीज, यहां डिलीवर होते हैं गुड्स। सर ये गुड्स क्या होते हैं, हाँ, गुड्स का मतलब 101% मूवेबल होने चाहिए। याद आया भाई, इमूवेबल यानी लैंड, बिल्डिंग वगैरह इसमें कवर बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला चीज तो सेट कर लो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ दे रहा है। बिलमेंट इज एन एक्ट वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन, ये पर्सन दे रहा है इस अनदर पर्सन को, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और दे क्या रहा है, मूवेबल गुड्स। ध्यान में आया, इमूवेबल इसमें कवर नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, इसमें एक्शनेबल क्लेम भी कवर, हिंदी में जो बैठे हैं, वाद योग्य दावे। आपको अपनी वो गुड्स वाली डेफिनेशन, माल की परिभाषा दिमाग में रखनी है, बराबर, उसमें आपको देके रखा है। और एक और चीज कवर नहीं है, बोलो, मनी, करंट करेंसी हमारी गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं है ना। बहुत सिंपल है, बिलमेंट इज एन एक्ट वेयर बाय गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस, किसी न किसी पर्पस के लिए दे रहे हैं। और आगे की लाइन देखो, ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट है, ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड शेल व्हेन द पर्पस इज, क्या लिखा है, अकम्प्लिश्ड का मतलब कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, टू बी रिटर्न टू अदरवाइज टू बी रिटर्न। और के बाद की लाइन छोड़ दो, अभी सिर्फ रिटर्न तक रुक जाते हैं। ये जो आगे लिखा है ना, अदरवाइज डिस्पोज अकॉर्डिंग, इसको छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ इतना ही। तो हाउ मेनी पार्टीज, एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या देगी, क्यों, फॉर सम पर्पस, पर्पस पूरा हो जाएगा फिर गुड्स वापस से इस फर्स्ट पर्सन के पास में रिटर्न हो जाएंगे। इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट, है ना। बहुत अच्छे से लॉ को पढ़िए, और जब भी किसी डेफिनेशन को पढ़ रहे हो उसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए अपने माइंड में, है ना। और अपने नोट्स बनाते वक्त में, एग्जाम में तो पूरा लिखना है, लेकिन अभी पढ़ते वक्त दो लोग, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को दे रहा है गुड्स, क्यों दे रहा है भाई, किसी न किसी पर्पस के लिए, है ना। और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो गुड्स आपके पास में वापस आएंगे, सिंपल है। अब मेरा क्वेश्चन ये पर्पस किसका है,
देने वाले का कि लेने वाले का, या सर दोनों का हो सकता है? बोलो क्या बोलते हो? देने वाले का, लेने वाले का, दोनों का हो सकता है। अब एक चीज और, ये तो फर्स्ट पर्सन है जिसने गुड्स को दिया, इसको बोलते हैं बेलर, और जिस पर्सन को आपने गुड्स दिए उसको बोलते हैं बेली, है ना? वहां पे आपको देख रखा है। अच्छा, अभी वो लाइन मैंने छोड़ रखी है, द पर्सन हु डिलीवर द गुड्स इज द बेलर एंड द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर इज द बेली। बराबर। तो हमारे इस पूरे चैप्टर में दो पार्टीज हमारे सामने रहेंगी हमेशा, एक बेलर, दूसरा बिल्ली, बेली, बेलर और बेली, बेलर और बेली। अब सवाल वो आता है जो मैंने अभी आपसे पूछा, दोनों में से पर्पस किसका, है ना? अब लेते हैं एग्जाम्पल ये वाला। सर ये हमारे नोट्स में तो नहीं है, नहीं होगा भी नहीं, सब उधर दे दूंगा तो इधर क्या होगा? बराबर। और आप मन लगा रहे नोट्स में ही, इधर का मन इधर लगा रहे, इसलिए वहां पे नहीं डाली। ये भाई साहब जो है, ये कौन, ये कौन है? हाँ, अपने विजूसा, जोधपुर वाले ना अपन भाई, बराबर। तो ये जोधपुर वाले हम लोग बोलते हैं इनको प्यार से विजूसा, विजय, तो अपने लिए क्या हो गए? विजूसा हो गए। अब विजूसा के पास में ये एक जोरदार वाली कार है, देख रहे हो? अब है या थी? है, फिलहाल तो मानते हैं कि इनके पास में कार है, बराबर। अब आप जानते हो कि ये भाई साहब तो बाहर जा रहे हैं, चले गए। तो जाते जाते इन्होंने क्या किया कि इन लोगों को, ये जो आप देख रहे हो, कुछ सीन याद आ रहा है आपको कौन है? और देखो कार देख के इनका मुंह भी ऐसे खुला, वाह क्या कार है। कौन है ये? बंटी बबली, बराबर। इनका जो नाम है वो क्या है? बंटी बबली। तो अब ये जो बंटी बबली है, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो कार है वो इन लोगों को दे दिया और बोला कि जब भी मैं वापस आऊंगा तो कार तुमसे ले जाऊंगा। समझ रहे हैं? तो अपने विजूसा जो है ये लंदन जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है? अब लंदन घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो कार है ये वाली, वो इनके पास में रख दी और बोला भाई मेरा 1 महीने का टूर है, 1 मंथ का, 1 महीना बाद में वापस आऊंगा तो तुमसे कार को लेकर के जाऊंगा। बराबर, सिंपल। फटाफट से बताओ इधर बेलर कौन है? विजूसा, यस, ये कुछ बात हुई। ये हमारे हो गए कौन? बेलर। बेली कौन है? हाँ, ये तो है, ये हो गए बेली। अच्छा, ये मेरे गुड्स की डेफिनेशन में आ सकता है? आ रही है, इमूवेबल थोड़ी है। तो इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट। बहुत सिंपल। अब मेरा जो क्वेश्चन था, पर्पस किसका है? बेलर का या बेली का? बेलर का। सर बेली का भी था सर, मजा आ गया सर, कार में घूमेंगे। ओ भाई साहब, मोटरसाइकिल भी घूमना है इनको। आपको हमने कार चलाने के लिए नहीं दी है, वो उस पर भी आऊंगा अभी मैं। फिलहाल मेरा जो एग्जाम्पल है, एक भाई जो है ये आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, इसके पास में एक कार है, महंगी कार है। ये चाहता है मेरी कार कहीं पे कैसी रहे? सेफ रहे। समझ रहे हैं? तो उसने 10 दिन के लिए इनको बोला कि मेरी कार तुम रख लो भाई, 10 डेज में तुम्हारे पास में छोड़ करके जा रहा हूं, सॉरी 1 मंथ के लिए छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे पास में। तो इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट, और इसमें पर्पस किसका है? बेलर का, देने वाले का पर्पस है। इसलिए मैंने आपको कहा था देने वाले का भी हो सकता है और लेने वाले का भी। फिलहाल दोनों एग्जाम्पल से बात करेंगे, तो जब भी आगे आप एग्जाम्पल पढ़ो, खुद अपने दिमाग से सोचना है कि इसमें पर्पस किसका होने वाला है ना? फिलहाल पर्पस किसका है? बेलर का। क्यों रख रहा है वो कार? सेफ रहे, सेफ कस्टडी में गाड़ी पड़ी रहे। इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। आप सोच के बताओ, पैसा लेगा कि नहीं लेगा? मतलब कौन लेगा? विजय माल्या, विजूसा, बेली, ये रख रहे हैं ना? तो सर ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। वो क्या कहते हो? तो बेलमेंट में हमेशा ये दिमाग में रखो कि एक ऐसा स्पेशल वाला हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो कंसिडरेशन के साथ भी वैलिड होता है और बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होता है। तो वेदर बंटी बबली चार्ज करें इसके लिए पैसा या नहीं चार्ज करें, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या है? बेलमेंट। समझ गए? आज एकदम बेसिक पॉइंट, हम खाली मीनिंग और इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से समझेंगे, फिर दोनों पार्टीज के राइट्स और ड्यूटीज पढ़ने अपने को, बस यही है इस चैप्टर के अंदर। और क्या है? सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है। तो ये पर्पस तो हुआ किसका? बेलर का। अब देखो, ये एक भाई साहब और हैं, बराबर। ये कौन है? ये है छोटा पंडित,
मूवी का नाम है भूल भुलैया, बराबर। मैं आपको उस वक्त खाली एग्जाम्पल बोला करता था, यहाँ मेरे पास बढ़िया काम ये हो गया कि मैं दिखा भी सकता हूँ। मैं आपको तब भी कहा करता था, मैंने कहा अगर वहाँ होता तो आपको एग्जाम्पल साथ में लाइव दिखा भी देता, तो बस यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये है भूल भुलैया के छोटा पंडित। अब छोटा पंडित जो है राजपाल यादव जैसा आप देख रहे हैं, इनकी एक दिन इच्छा हो गई कि यार मैं भी कोई बढ़िया बढ़िया गाड़ी वाड़ी ड्राइव करूँगा। इच्छा हो गई, पहुँच गए अपने विजूसा के पास, जाकर के बोला आपके पास तो बहुत गाड़ियाँ हैं, एक आध गाड़ी मुझे जो है वो ज़्यादा नहीं, 1 वीक के लिए आप दे दो, चलाऊँगा मैं, एक बार मेरा दिल के अरमान पूरे हो जाए फिर आपको मैं गाड़ी जो है वो वापस दे दूँगा, बराबर। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। बेलर अभी भी कौन रहेगा? विजूसा ही रहेंगे, गाड़ी देने वाला बेलर ही रहता है। बेली छोटा पंडित, समझ गए। लेकिन इस बार पर्पस किसका है? इस बार बेली का पर्पस है ना। बहुत सिंपल हो गया। पहले वाले एग्जाम्पल में बेलर का पर्पस था, सेकंड वाले एग्जाम्पल में बेली का पर्पस है। अब बोलो अपने विजूसा पैसा लेंगे कि नहीं लेंगे? ले भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, है ना। छोटा मोटा अमाउंट नहीं भी ले तो बड़ी किसी बड़ी बैंक ले लेते हैं। छोटा मोटा अमाउंट क्या लेंगे, वो तो पूरी बड़ी बैंक उठा लेते हैं। तो फिर ये छोटा मोटा अमाउंट शायद नहीं भी ले, तो हो सकता है कि नहीं भी ले और हो सकता है ले भी ले। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट, बराबर। समझ में आया? और ऐसा बहुत प्रैक्टिकल आपके और मेरे साथ होता है। मैं यहाँ से जयपुर जा रहा हूँ और किसी ट्रैवल्स की गाड़ी किराए पे लेके जा रहा हूँ, क्या है वो? बेलमेंट है कि नहीं है? बेलमेंट, बराबर। बहुत सिंपल। अभी जैसे कल बाहर से हमारे स्टूडेंट आए, ये सीकर से भी हमारे स्टूडेंट आए, तो मान लीजिए ये किराए की गाड़ी लेके आए होंगे, मान लेते हैं, ठीक है, मुझे पता नहीं है घर की लाए किराए की लाए, पर किराए की गाड़ी लेके आए तो पेमेंट है कि नहीं है? बेलर कौन है? वो ट्रैवल वाला। बेल कौन है? ये लोग। पर्पस क्या? जोधपुर छोड़ना है इनको, जोधपुर लेकर के आना। और जैसे ही इनका पर्पस पूरा हुआ, इनको यहाँ सेटल कर दिया, गाड़ी वहां जाके वापस रिटर्न हो जाएगी और इसके लिए ट्रैवल वाला इनसे पैसे भी लेगा। जान पहचान वाला है तो फोकट में भी दे सकता है, ले जा भैया गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, वापस ला के दे देना शाम को या जब भी आओ। तो कहने का मतलब इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से दिमाग में बिठा लो, बिकॉज ये अभी तुम्हारा बीकॉम में काम आने वाला एज इट इज, है ना। ये पूरा का पूरा टॉपिक एज इट इज बीकॉम में काम आएगा। उधर तो अपने को नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा इंटर के अंदर। तो 2 पार्टीज, फटाफट से नाम बता दो इनके। इधर याद भी मेरे साथ करते जाना है। देखो अभी तुम लोग सब जोश में होगे, घर पे जाके वैसे पढ़ भी लोगे, ये भी कर लोगे, फिर जैसे जैसे तुम्हारा कोर्स आगे बढ़ेगा ऐसे वैसे तुम लॉ को साइड में रखोगे। और सर टैक्स बहुत है, तुमने पढ़ा, आज 2 घंटे क्लास पढ़ी होगी, है ना। फिर इधर अकाउंट्स कॉस्टिंग चालू हो जाएगी, फिर सेकंड ग्रुप वालों के तो वो भी शुरू हो जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, या जो भी बोले आप, लॉ को मेरे साथ इधर क्लास में तैयार करो। घर पे टाइम देना है वो ओके, लेकिन मेरे हिसाब से जब आप क्लास में भी ढंग से सुन करके याद कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के अंदर वो हेल्प कर जाएगा। या जब वापस रिवाइज करोगे तो आपको विजू से याद आ ही जाएंगे कि हाँ भी इधर कुछ तो था अपना पॉइंट, ठीक है। तो सिंपल 2 पार्टीज, नाम बता दो कौन? बेलर एंड बेली, बराबर। एक बंदा दूसरे बंदे को क्या दे रहा है? गुड्स। क्यों दे रहा है? सर पर्पस के लिए दे रहा है। पर्पस किसका है? सर किसी का भी हो सकता है। अच्छा पैसा लेगा कि नहीं लेगा? सर ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, वेदर विद कंसिडरेशन एज वेल एज विदाउट कंसिडरेशन। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। हमेशा ध्यान रखो, मैंने फाउंडेशन पे बोला था, फिर रिपीट करता हूँ, लॉ को पढ़ने का अपना तरीका कौन सा वाला? वो जो 3 इडियट्स वाला था, याद करो, मैंने तब भी बोला था 3 इडियट्स में अपना मशीनरी का डेफिनेशन याद आया? एक दिया अपने रेंचो ने, एक दिया चतुर ने, है ना। समझ में कौन सा आता है? लेकिन एग्जाम में कॉपी में क्या लिखना है? तो आपको लॉ का स्टडी करना चाहिए हमेशा डबल लेवल पे। डायरेक्टली अगर लॉ का प्रोविजन सामने खोल के बैठ गए तो पहुंच जाएगा, है ना। तो हमेशा पहले लॉ को वैसे समझो कि जैसे कॉमन मैन समझता है, अपने को अंडरस्टैंड कर लेना है। अपने को समझ में आ गया तो फिर तो वो लैंग्वेज तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगी, टेंशन अपनी है ही नहीं। तो इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। यहां एक छोटी सी एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल और दिया मैंने। वेयर एक्स डिलीवर हिज कार फॉर रिपेयर टू वाई, एक्स इज द बेलर एंड वाई इज बेली, बराबर। पर्पस क्या है? रिपेयर का पर्पस है, और ये नॉर्मली किसका रहेगा? एक्स का रहेगा, बेलर का रहेगा। सिंपल, अपने को पता लग रहा है। फोगट में होगा कि पैसे लेके होगा? पैसे लेकर के होगा। फोगट में भी हो सकता है। हम जब भी कोई नई कार या नई गाड़ी परचेस करते हैं, स्टार्टिंग कुछ सर्विसेज हमको फ्री में मिलती है, पर वो भी एग्जाम्पल बेलमेंट ही है, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। बहुत सिंपल। चलिए अब हम लोग बेलमेंट के कुछ और एग्जाम्पल्स यहां से पहले देख लेते हैं।
पहले इसकी क्वालिटीज को चेक करते हैं। चलिए जी, अब बेलमेंट की हमारी क्वालिटीज क्या कहती हैं, ये रही। सबसे पहले नंबर पे बेलमेंट इज बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक तरह का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। अभी मैंने एक पॉइंट उसमें एक लाइन छोड़ रखी है, अभी डेफिनेशन में मैंने एक लाइन अभी भी छोड़ रखी है, उसका रीजन अभी बताऊंगा, आज ही करेंगे उस लाइन को। बेलमेंट इज ओनली फॉर मूवेबल गुड्स एंड नेवर फॉर इमूवेबल गुड्स और मनी। ध्यान में आ गया भाई, गुड्स का डेफिनेशन माइंड में रखना है। थर्ड नंबर, बेलमेंट में गुड्स का पोजीशन चेंज होता है ना। जो पोजीशन कार पर पहले विजुसा का था वो हो गया बंटी बबली का, या हो गया अपने छोटे पंडित का। पोजीशन का मतलब गुड्स को अपने पास में रखना। लेकिन अगली लाइन साथ में बोलो, बेलमेंट में ओनर अभी भी वो ही बना रहता है, बेलर। ओनरशिप का चेंज, सोचो अगर ओनरशिप भी चली जाए तो यहां से निकल करके मैटर किधर पहुंच जाएगा, सेल में पहुंच जाएगा। अपने को ध्यान में रखना है बराबर। बेली इज ऑब्लाइज्ड टू रिटर्न द गुड्स फिजिकली टू द बेलर। भाई जब पर्पस पूरा हो जाए तो बेली का क्या ड्यूटी बनेगा, बेलर को वो गुड्स वापस कर देगा रिटर्न। सही है, पर्पस पूरा होते ही बेली क्या करेगा, बेलर को गुड्स वापस से रिटर्न कर देगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब यहीं पर मेरे सामने एक छोटा सा इशू और है, ये जो आप लोग देख रहे हो। चलो इससे पहले आपको मैं ये पढ़ा देता हूं, आपके इसमें अगला पॉइंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेलमेंट दिखेगा, आपके नोट्स में चेक करो, है ना। चलिए पहले इनको पढ़ते हैं, फिर आपको उस पिक्चर का कहानी बताता हूं कि उसके अंदर क्या है। पहले ये देखते हैं पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट क्या है। नंबर 1 बताओ, अपन ने पढ़ा, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर दी बेलर्स पर्पस, पढ़ लिया अपन ने ये, है ना। सेकेंड वाला बताओ, गुड्स को किराए पर लेना, ये किसका पर्पस है, बेली का, लेने वाले का। सही है। अच्छा, अगर मैं एक मकान किराए पर लेता हूं, क्या ये बेलमेंट है? क्यों? क्योंकि सर इमूवेबल चीजें बेलमेंट की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है। ध्यान में आ गया बराबर, याद रखोगे। नंबर 3, गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज। क्या कहते हो, मेरा दोस्त आया यार, 14 को एनिवर्सरी है मेरी नहीं, मेरे फ्रेंड की, बराबर। तो यार तेरा गाड़ी चाहिए, हमको थोड़ा बाहर जाकर के आना है, ले भैया गाड़ी, पैसे भी नहीं लूंगा मैं उससे। इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट, बराबर। डिलीवरिंग गुड्स फॉर कैरेज, ये क्या है, इस पर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। क्या हुआ भाई ये? हाँ, अब हमने कहा सर यहां पे ले लो ट्रांसपोर्ट वाला या अपना कोरियर वाला, क्या कहते हो, ट्रांसपोर्ट और कोरियर बेलमेंट कैसे है भाई, ये अपने ऊपर से जा रहा है। सुनना क्यों, मैं एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स देता है किसी पर्पस से, पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स बेलर के पास में वापस आते हैं, पर कोरियर में तो ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, इन्होंने कहा किसके बेलर के बिहाफ पे किसी और को भी जा सकता है। इन्होंने एक बढ़िया चीज बोली, सर जरूरी नहीं है कि गुड्स बेलर के पास ही वापस आए। क्या कहते हो, बेलर की मर्जी से, उसके डायरेक्शन से, उसके बिहाफ पे गुड्स कोई और के पास भी आ सकते हैं। अब आपको ऊपर मैंने लाइन छुड़वाई थी, आइए उस लाइन को पढ़ने का वक्त आ गया। चलिए अब ये वाली लाइन क्या कहती है, बेलमेंट में या तो बेलर के पास वापस आएंगे, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पर्सन डिलीवरिंग देम। डिलीवर देने वाला कौन था, बेलर। बेलर के डायरेक्शन से गुड्स जाने वाले हैं। तो मुझे आप ये बताओ, ये हमारा एक पर्सन हो गया बेलर, है ना। गुड्स किसको दिए, बेली को। जैसे ही पर्पस पूरा होगा गुड्स वापस कहां आएंगे बताइए, तो या तो गुड्स वापस से बेलर के पास आएंगे, है ना, या बेलर का अगर कोई डायरेक्शन है कि भैया उसको दे देना मिस्टर ए को, तो ये गुड्स उसके पास में आ जाएंगे। दोनों ही कंसेप्ट बेलमेंट के हैं, अपने को ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो हम जितने भी गुड्स यहां से कोरियर करते हैं ना, जितना भी ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं, वो सारे भी बेलमेंट के अंदर आ रहे हैं। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी है, बेलमेंट भी है, लेकिन उसकी खासियत बेलर के पास में गुड्स वापस नहीं आते। कहां जाते हैं, बेलर के डायरेक्शन से थर्ड पर्सन को जाते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट, बराबर। तो फटाफट से मुझे बताओ कितनी पार्टीज हैं, नाम बोलो दोनों के, कौन किसको गुड्स देता है, पर्पस किसका है। सर दोनों में से किसी का भी हो सकता है। पैसा लेगा कि नहीं लेगा, सर ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। गुड्स वापस किसको देगा,
सर बेलर को भी हो सकता है या बेलर के डायरेक्शन से किसी को हो सकता है, बस ये याद करने का हमारा तरीका है ना। जब आप एक ही प्रोविजन के छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लेंगे है ना, और जब भी वापस से रिवाइज करेंगे अपने आप से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसका आंसर मिलता जाएगा और उसके हिसाब से आपका प्रोविजन भी बहुत आराम से बनेगा। टेंशन तो यहाँ पे है ही नहीं। चलिए अब बाकी के फॉर्म्स भी देख लेते हैं। पहले बाकी के फॉर्म्स में डिलीवरिंग गुड्स टू अ क्रेडिटर टू सर्व एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, जिसको हम कहते हैं प्लेज, हिंदी वाले कहते हैं गिरवी। आपके चैप्टर का नाम यही है, बिलमेंट एंड प्लेज। क्या होता है भाई इसमें बताओ? प्लेज में किसी को पता है प्लेज में क्या होता है? वैसे तो मेरे चैप्टर का सेकंड पार्ट है, फिर भी पूछ लेता हूं आपसे। जब आप कहीं से लेते हैं लोन और लोन के बदले में कोई चीज गिरवी रखते हैं, है ना। चलो मैं ऐसे पूछता हूं आपसे, इधर कंसीडर करना थोड़ा सा। ये पर्सन है बोरोवर, उधार लेने वाला। इसको उधार देने वाला बंदा लेंडर, जिसने पैसा उधार पे दिया है ना। सिंपल। अब ये जो बोरोवर है इसके पास गिरवी रखने के लिए कार है ना। तो ये अपनी कार किसको दे देगा? ये कार इसको देगा और बदले में ये इसको पैसे दे देगा, भैया 10 लाख ले ले, बदले में मेरी कार तेरे पास में क्या रख ले? प्लेज रख ले। हिंदी में लिख देता हूं गिरवी रख दे। अगेन इट इज अ मैटर ऑफ बिलमेंट। पर्पस पैसे के बदले सिक्योरिटी। वैसे देखो तो दोनों का पर्पस है इसमें। क्या कहते हो? बोरोवर का क्या पर्पस है? नहीं तो पैसे उधार नहीं मिलेंगे। ये भाई का क्या पर्पस है? या सिक्योरिटी चाहिए। कल को सामने वाला दिवालिया हो गया, इंसोलेंट हो गया, भाग गया तो अपने पास क्या रह जाएगा? कार तो रहनी चाहिए ना, कुछ तो रहेगा। तो ये इसका भी फायदा है। अब मुझे बताओ पर्पस पूरा होगा कब? जब बोरोवर लेंडर को पैसे चुका देगा और ये इसकी कार इसको वापस कर देगा। बस इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा और है, इसीलिए आपके चैप्टर का नाम क्या है? बेलमेंट एंड प्लेज। और आपके नोट्स का आखिरी पॉइंट देखो, डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज देख रखा है आपको। लास्ट क्वेश्चन के पेज से पहले देखो आपको दे रखा है डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। जबकि प्लेज बेलमेंट का ही पार्ट है, लेकिन प्लेज में एक बहुत बड़ा फायदा है तुमको। कल को अगर लोन का पेमेंट नहीं हुआ तो वो जो गिरवी वाला सामान है ना तुम्हारा प्लेज वाला, उसको सेल कर सकते हो। ये वाला राइट बेलमेंट में नहीं मिलेगा। सोचो विजुसा ने अपनी 5 करोड़ की गाड़ी सर्विस के लिए भेजी, रिपेयर के लिए। रिपेयर का बिल बना 50,000, नहीं चुका पा रहा है। गाड़ी वाले ने क्या किया? 5 करोड़ में गाड़ी बेच दी। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। हाँ, रोक के रख सकते हो आप जब तक पैसा नहीं दे। राइट ऑफ लियन पढ़ा है हिंदी वालों ने, धारणाधिकार या ग्रहण अधिकार के नाम से पढ़ा है। तो याद रखिए प्लेज में बेचने का राइट भी मिल जाएगा जो आपको बेलमेंट में नहीं मिलेगा। तो प्लेज भी एक तरह का बेलमेंट है। और लास्ट वाला तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, गुड्स को रिपेयर के लिए देना, चाहे पैसा ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सिंपल। सारे फॉर्म्स अपने पास एकदम क्लियर है, नॉर्मल सी बात है। अब मुझे कुछ स्पेशल पॉइंट यहां से बता दो। ये पहली पिक्चर आपके सामने है, ठीक है। यहां आप देख रहे हैं एक बैंक है। बहुत सिंपल एग्जांपल पूछ रहा हूं आपसे। ये आप देख रहे हो बैंक का लॉकर। हमें सुना होगा आपने, मम्मी पापा ने लॉकर लेके रखा हुआ है, उसमें बहुत कुछ अंदर माल रखा हुआ है, बराबर काफ़ी कुछ रखा हुआ है। तो ये लॉकर है बैंक का और ये है बैंक, बराबर। मुझे लगता है इधर कुछ बेलमेंट का चक्कर है क्या? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बोलो। अच्छा, ऑर्नामेंट्स किसके हैं? आप लोगों के हैं, बराबर। और ये बैंक के लॉकर में हमने रखे हैं। तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इधर बैंक का कस्टमर और इधर लॉकर में अपना सामान, है ना। ये दोनों लोग हो गए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे जो कस्टमर है और जो बैंक है उनके बीच में बेलर बेली का रिलेशन बना कि नहीं बना? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ भाई, हाँ के ना? चलो पहले तो हाँ बोल रहे हैं बनेगा, वो हाथ खड़ा करो। रीजन दो। चलो, सेफ्टी सर। पर्पस क्या है? सेफ्टी का। और मूवेबल गुड्स हैं, एग्जैक्टली भाई। हाँ, हमारे बिहाफ पे सिक्योरिटी कर रहा है।
तो बेलमेंट है ना, मतलब हाँ बेलमेंट है, बराबर। तो अल्टीमेटली ये है कि सर ये एक तरह का बेलमेंट है। देखो बेलमेंट जिन्हें हाँ बोला, देखो लॉ की क्लास में 2 वे क्लास चलेगी तो बहुत मजा आएगा, है ना। समझ के चलो तुम सब वकील हो, जब तक सीए बनने जा रहे तब तक वकील रहो, बराबर। तो एक पार्टी ने अपना व्यू रख दिया भाई, मैं जज हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है। तो एक पार्टी का व्यू मेरे पास में आ गया है और उस पार्टी ने बोला कि सर ऐसा है कि बेलमेंट जो है, हाँ मतलब ये जो बैंक लॉकर में हमारे गुड्स है वो बेलमेंट है, बिकॉज एक तो मूवेबल चीज़ें हैं, सेकेंड सिक्योरिटी के लिए रखी है, फिर हमारे डायरेक्शन से हमको वापस भी मिल जाएंगी, सो इट इज अ मैटर ऑफ बेलमेंट। यस, अपोज करने वाले लोग बेलमेंट नहीं है सर, वेरी गुड, बताओ रीजन। इन्होंने एक वर्ड बोला, आपका रीजन कस्टडी नहीं है। वाह मस्त, 2 वर्ड चाहिए थे, दोनों आ गए। लॉ की क्लास का फायदा ये है कि वर्ड जो चाहिए वो आ जाते हैं। मुझे 2 ही वर्ड चाहिए थे, ये एक पोजीशन एक कस्टडी। सर ये क्या होता है? पोजीशन एंड कस्टडी 2 अलग अलग चीजें हैं। सर अलग अलग डिफरेंस बताओ, कोई बता सकता है? पोजीशन एंड कस्टडी अलग अलग होते हुए हिंदी वाले इसको बोलते हैं अपने पास एक तो कब्जा रखना या अपने पास प्रयोग करने के लिए रखना, ऐसा सिंपल हिंदी के अंदर अपन बोल सकते हैं। पोजीशन क्या और कस्टडी क्या, कोई बता सकता है डिफरेंस? अरे जोरदार बात बोली से सर, ये जो देख रहे हो ना ये सर ये तो हमारे पास है। जब हम गाड़ी देते हैं रिपेयर के लिए तो चाबी उसको दे के आते हैं सर, ठीक है। ये विजुषा की गाड़ी जब अपने पास आई थी, दोनों में से किसी के भी पास, तो सर चाबी थी। कोरियर वाले को भी पता होता है कि गुड्स हैं क्या हैं, उसके सामने ही होते हैं सर, अंदर क्या होता है उसको क्या पता नहीं, उसके पोजीशन में भी होते हैं। देयर आर 2 डिफरेंट वर्ड, कस्टडी एंड पोजीशन। अब आपको यहां से एक बढ़िया चीज बताता हूं, ये देखिए, इन बेलमेंट बोथ कस्टडी एंड पोजीशन मस्ट चेंज बट नॉट द ओनरशिप। कस्टडी और पोजीशन दोनों का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। अब इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, लॉकर में आपने कस्टडी तो बैंक को दे दिया, कस्टडी का मतलब उसके पास में रख दिया, पोजीशन उसके पास में नहीं है क्योंकि उसकी की जो है वो आपके। सर एक की बैंक वाले के पास भी है ना, बैंक वाला खोल सकता है क्या? तो फॉर एग्जाम्पल डिपॉजिटिंग ऑर्नामेंट्स इन अ बैंक लॉकर इज नॉट बेलमेंट, समझ रहे हैं? बिकॉज ऑर्नामेंट्स आर केप्ट इन अ लॉकर whose key are still with the owner and not with the bank। तो आप मेरी बात को ऐसे समझे, मैं थोड़ा और इसको अच्छे से समझा देता हूं। बैंक लॉकर में हमने जो सामान रखा, कस्टडी हमने बैंक को दिया, लेकिन पोजीशन जो है वो नहीं दिया। कब्जा दे दिया तुमने, लेकिन वो कर तो सकता नहीं है कुछ भी उसका। इसीलिए ध्यान रखिए ये चीज बेलमेंट के अंदर नहीं है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपको ये और समझ आए, सुनना ध्यान से। हम लोग गए पिक्चर देखने के लिए, मूवी हॉल गए, मूवी हॉल के पार्किंग स्लॉट में आपने गाड़ी पार्क किया, है ना। उसने कूपन भी दिया, टिकट 5 रुपया 15 रुपया 20 रुपया जो भी है, क्या ये बेलमेंट है? बोलो। इससे आपको मेरा लॉकर वाला एग्जाम्पल खोपड़ी में घुस जाएगा। बोलो क्या कहते हो, क्यों नहीं है? हाँ हमने कस्टडी में तो दिया उसको, भाई तेरी जगह पे रख रहे हैं, कस्टडी पकड़, लेकिन पोजीशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसकी चाबी अभी भी हमारे पास में, कीज हमारे पास में है, इसीलिए ये एग्जाम्पल बेलमेंट में सेटअप नहीं हो रहा है। चलो बेलमेंट से हटके एक चीज पूछ लेता हूं और। चलो तुमने गाड़ी वहां पर, बेलमेंट का नहीं है ये तो जनरल, आपकी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, आपने गाड़ी वहां पे रख दी है, अगर उस गाड़ी को कुछ नुकसान हुआ वहां पे, तो क्या वो पार्किंग वाला रेस्पॉन्सिबल होगा क्या? अभी भी नहीं होगा, है ना। वो स्लिप पढ़ना अगली बार, है ना। और अपन ने तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हुआ है कि वो स्लिप बहुत काम की होती है ना, उसको ढंग से इधर से सब पढ़ना चाहिए। उस पर क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि हम आपको सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हैं पार्किंग प्लेस, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैमेजेस और लॉस इन योर व्हीकल, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। और बात ठीक भी है, 10-15 रुपए में कोई 5-10 लाख का गाड़ी का कौन सेफ्टी की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेगा? इंश्योरेंस थोड़ी करा लिया आपने 20 रुपए के अंदर। तो अगली बार से ध्यान में रखेंगे कि वो ठीक है, अपने को एक सुकून रहता है दिल में, या गाड़ी कहीं पे अंदर सेफली पड़ी हुई है, अदरवाइज वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पे एक पिक्चर और पहले ये देख लो, ये क्या होती है? वैलेट पार्किंग, सुना हुआ है किसी ने? है ना, बहुत आजकल खूब होती है भाई। इसमें क्या होता है सिस्टम?
हाँ, इसमें हम गए बढ़िया तैयार व्यार होकर के शादी में गए, है ना। अब शादी में पहुंचे अपन, आजकल सब 8-9 बजे के आसपास पहुंचते हैं, 10 बजे के आसपास पहुंचे, तो सबसे बड़ा टेंशन ये खड़ा हो गया पार्किंग किधर करें, है ना। पता लगता है जिधर खाने की जगह है वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पार्किंग है। इतने में तो हालत ख़राब हो जाएगी, पहले जाएंगे फिर खाना खा के वापस आएंगे, जिधर फिर भूख लग जाएगी। तो ऐसे में या तो जो शादी वाला है वो पैकिंग सिस्टम भी दे कि सर यहाँ खा लिया उतना ठीक है, बाकी पैक करके ले जाओ, आप गाड़ी में खाने के काम आएगा। तो भैया 2-2 किलोमीटर तेरी दूर पार्किंग है, मैं किधर जाऊँ, वापस भूख लगेगी मुझे। तो ऐसे में आजकल ये सिस्टम बहुत हो गया भाई। इसमें एक टीम वहाँ पे खड़ी रहेगी, जिस भी आपने एजेंसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, और जैसे ही आप वहाँ पे मैरिज प्लेस पे पहुँचेंगे वो गाड़ी में आपसे वहीं पे इस तरह से, देख रहे हो पिक्चर सब दिया है इसलिए मैंने साथ में, आपको समझ में आ जाए ऐसे। हाँ, बस फर्क ये है कि इधर तुमको अंदर लड़का दिख रहा है, वो हाथ लड़की का है, बड़ा वो ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा। अपने को ये सब एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ। तो ये कीज़ आपने पकड़ा दिया, बदले में ये लोग आपको क्या देंगे, एक कूपन देंगे, है ना, जिसपे वही उसका स्टिकर जो है वो आपकी की पे भी लगा रहेगा। और देन जब आप वापस से आ जाएंगे खाना वाना खा करके, तो वही कूपन आप दिखाएंगे, तो वो वही गाड़ी आपको ला करके वहीं पे जहाँ पे आपने छोड़ा है वहीं पे गाड़ी भी आपको प्रोवाइड करेगा। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये जो सिस्टम होता है क्या ये बिलमेंट है? बोलो, ये तो है सर। क्यों है? क्योंकि हमने सिर्फ स्टडी नहीं दिया है, इस बार हमने पोजीशन भी ट्रांसफर किया है। क्या कहते हो, गाड़ी का चाबी पकड़ा है ना भाई, तो चाबी पकड़ा दिया गाड़ी का, मतलब हमने तुमको अच्छा पर्पस क्या, सेफ्टी से ढंग से पार्क करोगे। पैसा ले रहा है क्या? हमसे तो नहीं ले रहा है, वो तो ले रहा है, वो तो बेचारा वैसे ही बहुत खर्च कर रहा है ना। इतने खर्च में ये भी कर रहा है, मजे हम ले रहे हैं, खर्च वो कर रहा है, बराबर। तो कहने का मतलब ये हमारा बिलमेंट का मैटर है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। ध्यान आया? एक और चीज़ पूछता हूँ, ये जो देख रहे हो मित्रों, ये भी बंद हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, बराबर। हालत ख़राब हो जाएगी ये भी बंद हो गए तो मुश्किल से इकट्ठे किए। तो अब सवाल ये है कि ये चीज़ अगर हम बैंक में जमा करें, हमारे बैंक अकाउंट में हम जो कैश डिपॉजिट करते हैं, क्या वो बिलमेंट है क्या? ये भी क्वेश्चन है अपने पास। क्यों? बोलो बोलो। नहीं है, नहीं है। रीजन? हाँ बोलो बोलो। हमसे बिना पूछे हमारे पैसा, तो बैंक वाला तुमने जो पैसा अंदर जमा किया वो यूज ही नहीं कर रहा है। बोलो बोलो पीछे वालों। हाँ देखो, सुनो सुनो, दो रीजन है मेरे पास। सबसे पहली चीज तो गुड्स ही नहीं है। क्या कहते हो? बोलो। अभी अपन ने पढ़ा, मनी जो है वो गुड्स का डेफिनेशन में कवर, तो जब मनी है ही नहीं तो बिलमेंट होगा ही नहीं। बट हमारा जो स्टडी मटेरियल है, महान स्टडी मटेरियल, उसने इसका एक रीजन और दिया है, एग्जाम में वो भी लिखना पड़ेगा। उन्होंने ये रीजन दिया कि जो यूज तो बिना पूछे ही कर रहे हैं अपने से, भाई अपना पैसा पड़ा थोड़ी रहता है, वो तो लोन पे देते हैं। अब उसी से कनेक्टेड रीजन है तुम्हारा। अगर विजुसा ने ये वाली गाड़ी दी है तो वापस भी यही आएगी। करेंसी पे जो नोट लगे हुए हैं, ये नंबर, क्या ये सेम करेंसी तुम्हारे पास वापस आएगी क्या? जो कार में रिपेयर के लिए दूंगा वही मेरे पास वापस आएगी, बराबर। लेकिन जो नोट मैंने बैंक में जिस नंबर के डिपॉजिट किए हैं, क्या उसी नंबर के नोट वापस आएंगे क्या? सो ये बिलमेंट नहीं है। इसका रीजन इन्होंने यहां पे लिखा है, देखो, deposit of money in a bank is not billment since the money returned by the bank would not be identical currency note। इसका मतलब क्या हो गया? सेम करेंसी नोट, आइडेंटिकल का मतलब समान, सेम करेंसी नोट तुम्हारे पास में वापस आने वाले नहीं है, इसलिए ये मैटर बिलमेंट का नहीं है, कि अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। करेंसी नोट याद रहेगा आपको, करेंसी नोट बिलमेंट नहीं है। रीजन 2 लिखने हैं एग्जाम में। सबसे पहला तो क्या लिखोगे? दे आर नॉट गुड्स। सर गुड्स ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। और सेकंड नंबर क्या लिखोगे? आइडेंटिकल चीज नोट्स वापस नहीं आ रहे हैं अपने पास में, इसीलिए ये बिलमेंट का पार्ट नहीं है। ये अपने को ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लेंगे चैप्टर के सबसे लास्ट में।
ये क्वेश्चन बनाता है। ये जो पॉइंट आपको बॉक्स में जितने भी दिखेंगे या मेरी बुक के अंदर या नोट्स में जहाँ मैंने ऊपर लिख दिया है खास बात, तो ये समझ जाएंगे सच में खास है और इतने इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर अपने पास भी क्वेश्चन है और एग्जाम में जनरली क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ इनका एग्जाम्पल लेंगे अपन जब भी पढ़ेंगे। एक को तो आप जानते होगे, पक्का है, इसको तो पक्का जानते हो, है ना। ये कुछ कुछ लोग जान सकते हैं, राम गोपाल वर्मा। सर ये कौन है सर? कोई टाइम पे बहुत फेमस मूवी डायरेक्टर थे, हैं अभी भी हैं, बट अब उतने फेमस नहीं है। तो अपन एक फेमस और एक थोड़ा सा कम वाले फेमस ले लिए। तो फटाफट से मुझे बताओ, हाउ मेनी पार्टीज? 2 पार्टीज, नाम बोलो। बेलर एंड बेली, बराबर। कौन किसको गुड्स देता है? बेलर बेली को गुड्स देगा, बराबर। क्यों देगा सर? किसी पर्पस के लिए देगा। पर्पस किसका है? तो दोनों में से किसी का, इवन दोनों का पर्पस भी हो सकता है। पर्पस पूरा होने के बाद गुड्स वापस किधर आएंगे सर? या तो बेलर के पास या अकॉर्डिंग हिज डायरेक्शन गुड्स आएंगे। अच्छा, बेलर यहाँ पे कंसिडरेशन लेगा कि नहीं लेगा? या बेलर बेली दोनों में से कोई भी सर, ये विद कंसिडरेशन भी हो सकता है एज वेल एज विदाउट कंसिडरेशन भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। क्लियर मैटर है। अब अपने पास में तो मेन चीज पढ़ने की है यहाँ पे हेडिंग। देखिए थोड़ा सा पॉइंट और पढ़ेंगे, 10 मिनट और पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्लास क्लोज करेंगे। हेडिंग क्या, देखो क्या लिखा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनना शुरू होगा, ड्यूटीज ऑफ बेलर एज वेल एज राइट्स ऑफ द बेली। अब बट ऑब्वियस कॉन्ट्रैक्ट की 2 पार्टीज हैं। लॉ ने दोनों पार्टीज को कुछ राइट्स भी दिए, कुछ ड्यूटीज भी दी। अधिकार आते हैं, राइट्स आते हैं, ड्यूटीज भी आती हैं साथ साथ में, है ना। तो ये दोनों सेम रहेंगे। जो बेलर की ड्यूटी है वो बेली के क्या हो गए? राइट्स। वाइस वर्सा करूं तो जो यहां पे आगे बेलर के राइट्स बताऊंगा वो आपके बेली की क्या हो जाएंगी? ड्यूटीज। तो अपने 2 टॉपिक यहां पे कवर किए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग सिर्फ कर रहे हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट ओनली, और एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, वो देख लेंगे। क्वेश्चन को लिखने का तरीका कल वापस से सिखाऊंगा। आप लोगों को वैसे तो आता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो और बैठे हुए हैं जिन्होंने शायद उतना, या जो डायरेक्ट एंट्री वाले भी हमारे साथ में हैं, तो उनको भी कल बता दूंगा मैं कि अपने को आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तरीका अपना वही है पहले वाला, लेकिन क्लास में करेंगे। फिलहाल फर्स्ट पॉइंट सिर्फ करना है, बहुत दिमाग लगाना, बहुत ध्यान से करना, बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखा है। दी बेलर मस्ट डिस्क्लोज ऑल डिफेक्ट और फॉल्ट इन द गुड्स बेल्ड। इतना खाली पहले मीनिंग को एकदम दिमाग में घुसा लो। क्या इस इतनी लाइन जो मैंने अंडरलाइन किया उसका मतलब क्या है? हाँ, बेलर की ये ड्यूटी बनेगी कि जो भी गुड्स वो बेली को दे रहा है उसमें अगर कोई डिफेक्ट्स है तो बता दे। इतनी सी बात है, जो भी डिफेक्ट्स है उसको बता दे। नहीं बताया और बेली को नुकसान हुआ तो भरेगा कौन? बेलर। पहले तो इतना पॉइंट माइंड में सेट करो, वहां से बाद में पढ़ेंगे। वहां कुछ और भी है, लेकिन अपने दिमाग में जो पॉइंट सेट होना चाहिए, मैं आपको ड्यूटीज बता रहा हूं। पहली ड्यूटी, जो भी गुड्स डिलीवर करोगे बेलर टू बेली, इज ड्यूटी ऑफ बेलर टू डिस्क्लोज ऑल द डिफेक्ट्स एंड फॉल्ट ऑफ द गुड्स टू द बेली, अदरवाइज he is responsible for the, he will be responsible for the any damages caused by बेली। समझ गए? बेली को अगर कोई नुकसान हुआ तो भरेगा कौन? बेलर। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है? if the bailor does not disclose he would be responsible for any loss or damage suffered by the बेली। अच्छा, एक खास बात और, आप एज इट इज लैंग्वेज फॉलो करो, जरूरी नहीं, मैंने भी अभी नहीं बोली है। मीनिंग वही चला जाना चाहिए, भावनाएं समझ में आ जानी चाहिए कॉपी चेकर को। वर्डिंग्स आपके हो सकते हैं, हाँ, फीलिंग्स वही रहनी चाहिए। वाइल कीपिंग द गुड्स इन हिज कस्टडी। तो जब, अच्छा, कस्टडी एंड पोजीशन भी कर दो आगे, फिर कस्टडी में कंफ्यूज हो जाओगे। सर कस्टडी तो बेल में होती ही नहीं है, कस्टडी एंड पोजीशन भी लिख दो आगे अपने नोट्स में। तो जब भी आप बेली को गुड्स दोगे तो आपकी ड्यूटी है कि जो भी गुड्स में डिफेक्ट्स हैं अगर है तो सामने वाले को बताओ। सिंपल। अब यहां मैंने प्रोविजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। होल क्लास बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं, फिर मैं समझाऊंगा। वेयर द बेलमेंट इज ग्रेचुटस, इस वर्ड का मतलब बता दो। फ्री या नॉट फ्री? बोलो बोलो सर। इस वर्ड का मतलब है फ्री, फोकट, विदाउट कंसिडरेशन। सही हूं मैं? चलिए, विदाउट कंसिडरेशन। और नॉन ग्रेचुटस का मतलब नॉट फ्री,
बराबर। नो फोगट मतलब इसके लिए पैसा चार्ज कर रहे हो, मतलब विद कंसिडरेशन। हिंदी वाले लिख देना भाई, पहले वाले में ग्रेचुइटस का मतलब बिना प्रतिफल के, है ना, और नॉन ग्रेचुइटस का मतलब प्रतिफल के साथ पैसा ले रहे हो। इन दोनों केस में क्या होगा, मैं चाह रहा हूं इतना पॉइंट आप लोग पढ़ लें, फिर मुझे समझा दें विद एग्जाम्पल, फिर मैं समझाऊंगा। आप लोग पढ़िए, मैं आपसे पूछूंगा पहले। पढ़ना भाई, दोनों प्रोविजन पढ़ना। हाँ जी, कुछ समझ आया? तो जो आपको समझ आया वो मुझे भी समझाओ। मुझे लगता है कि एक कंसेप्ट है कि बेलमेंट है फ्री विदाउट कंसिडरेशन, और दूसरा वाला है जिसमें आप ले रहे हो चार्ज। फ्री का मतलब विदाउट कंसिडरेशन, चार्ज का मतलब विद कंसिडरेशन, सिंपल। अब मुझे समझ में आता है कि इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो बेलर जो है वो अवेयर है, या जो बेलर है वो नॉट अवेयर है। ध्यान से सुनना भाई, ये बेलर की बात कर रहा हूं मैं ना, बेलर की ड्यूटी है। तो या तो बेलर को पता है या बेलर को पता नहीं है ना। अगर बेलर को पता है तो ये बंदा यहां पे रिस्पॉन्सिबल या लाइबल होगा। कौन होगा? बेलर की ड्यूटी है, तो बेलर की बात शॉर्ट में बनाना हुआ। आप वापस अपने नोट्स बनाए या ऐसा चार्ट बनाए तो पूरा लिख सकते हो, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नहीं पता है तो सर नॉट लायबल, नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्या कहते हो? ठीक हूं मैं? बहुत सिंपल, एकदम सिंपल रूल है। अगर आपने किसी को फोगट में गुड्स दिए, हाँ, मेरा दोस्त है मुझसे गाड़ी लेने आया, ठीक है, अक्सर आ जाता है, मैंने कहा ले जा। अब मुझे पता है अच्छी तरह से कि ब्रेक फेल है, हाँ ले जा बेटा तू ले जा, कोई बात नहीं, अगली बार से जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे, ठीक है। तो लॉ कहता है कि अगर आपको पता था और आपने उसको नहीं बताया और उसको कुछ नुकसान हुआ बेचारे को, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि गाड़ी के ब्रेक फेल है, तो मैं लायबल नहीं हूं, क्योंकि वैसे भी सामने वाला लेके कैसे गया है, फुकट में, पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा हूं ना। लेकिन यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। अगर चार्जेबल है, पैसे लिए हैं, मैंने सामने वाले से कार का रेंट लिया है, किराया लिया है, विद कंसिडरेशन है, तो भी दो बातें होंगी, या तो मुझे पता है या मुझे नहीं पता है। बोलो, लॉ कहता है दोनों ही केसेस में बेलर इज लायबल। थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे अभी। सर ये बात तो समझ में आ गई कि आपको पता है और आपने नहीं बताया तो गलती है तो सर आपकी, पर सर नहीं पता है तो फिर आप लायबल क्यों हो रहे हो? लॉ कहता है कि जब मैं पैसे ले रहा हूं सामने वाले से तो सर्विसेज भी वैसी होनी चाहिए थी और पता होना चाहिए था। समझ रहे हो बात को? अभी कैसे हुआ आपको बताता हूं मैं। दिल्ली गैंगरेप वाला केस हुआ तो अभी भी बहुत सुर्खियों में है ना। तो उस वक्त में गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, है ना, खास करके ऑफिस एरिया में विमेन सेफ्टी के लिए बहुत सारे लॉज बनाए जबरदस्त वाले। उनमें एक लॉ ये भी था कि जब भी किसी ऑफिस में अगर इस तरह का कुछ भी हुआ, है ना, कोई भी विमेन हैरेसमेंट अगर किसी ऑफिस में हुआ, किया किसने भी हो, वो तो लायबल ही है। उस कंपनी का, उस ऑफिस का जो बॉस होगा, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हाँ, बॉस अगर बोले सर मुझे तो पता ही नहीं था, तो लॉ कहेगा पता होना चाहिए था। क्यों नहीं था पता? आपको, आपका ऑफिस के मालिक हो और आपको ये नहीं पता कि आपके ऑफिस में किस तरह की चीजें हो रही है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सेम कंसेप्ट यहां पे है, चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो। पैसा ले रहे हो ना सामने वाले से, तो पैसा ले रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए था, अदरवाइज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बात समझ आई? तो ये थोड़ा सा एक चार्ट आप देख रहे हो, कोई अगर चाहे तो इस चार्ट को ऐसे भी बना सकता है, अवेयर और नॉट अवेयर के बेस पे। ये भी बता देता हूं, ऐसे भी कर सकते हो। सर अवेयर और नॉट अवेयर में हमारा चार्ट कैसे बनेगा? या तो होगा विद कंसिडरेशन या होगा विदाउट। बोलो आंसर दो दोनों चीजों का। खास बात क्या, अच्छा दिमाग में भी सेट करो, जब किसी से पैसा ले रहे हो ना, तो चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, आप लायबल रहोगे। दोनों ही केस में सामने वाला लायबल है, लेकिन नहीं पता हो तो दो बातें होंगी। बोलो, विद या फिर
विदाउट, अगर विद है तो लाइबल, विदाउट है तो नॉट लाइबल। ये अपना आपको जो तरीका ठीक लगे, लेकिन मेरे लिए बहुत सिंपल चीज़ जो मुझे चाहिए आप लोगों से, सर हमको पॉइंट दिमाग में है। सबसे पहला पॉइंट, भाई अगर तुम किसी को बेलमेंट में कुछ देते हो तो दो बातें होंगी, या तो फोकट में दे रहे होगे या पैसा ले रहे होगे। अगर किसी को फ्री में दे रहे हो तो दो बातें होंगी, या तो पता होगा या नहीं पता होगा। पता होगा तो लाइबल हो, पता है तो हमेशा लाइबल हो, नहीं पता है तो लाइबल। अगर सामने वाले से चार्ज कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, तो सर चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, दोनों ही केस में बिलर इज लाइबल टू पे डैमेजेस। ही अपने को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन क्या बना, मैं आपको सीधा क्वेश्चन दिखा देता हूं। आइए क्वेश्चंस पे। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, सेम अपने एग्जाम्पल वाला है। थोड़ा सा बस मुझे बता दो, एक्स हायर अ कैरेज फ्रॉम वाई। पार्टीज कौन सी है, बेलर कौन सी बेली, ये बताओ पहले। एक्स कौन, सबको पता लगा ये बेली है क्योंकि इसने किराए पे लिया है। अक्सर एग्जाम में आप पार्टीज में भी कंफ्यूज होते हो कई बार, है ना। वाई कौन है, बेलर है। कैरेज इज अनसेफ, गाड़ी के ब्रेक फेल थे, समझ गए। दो वाई, पर वाई को तो बेचारे को पता ही नहीं था ना, है ना। आगे लिखा है और एक्स इंजर हो गया, क्या वाई रेस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, पर पता नहीं था ना। पैसा ले रहा है, कैसे पता लगा पैसा ले रहा है? सर हायर वर्ड लिखा है, इसका मतलब पैसे ले रहा है, इसका मतलब ये बंदा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। आंसर कैसे लिखना है ये कल की क्लास में ही करेंगे। कॉपी रखना भी लॉ के लिए, कल पूरा आंसर क्लास में ही नोट करेंगे अपन लोग। तो आज रिवीजन लगाना है, कल है क्लास नहीं है ना, संडे की पक्का। सर से बात हो गई, चलो तो मंडे को इसको आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, इतना याद करके आना। ओके।